अभी हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग पहला हेडिंग दीजिए अर्थव्यवस्था। देखिए, क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है व्यष्टि और दूसरा भाग है समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। जिसमें आपका लेसन 1 का नाम रहेगा अर्थव्यवस्था एवं इसकी केंद्रीय समस्या। ये लेसन 1 है। और इसको समझने से सबसे पहले आप समझिए अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो कोई बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे। किसे कहेंगे? समाज का विकास को अर्थव्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल गलत बात आप बोले। अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं? तो इसमें लिखिएगा अर्थव्यवस्था वह सारी क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य जो है वो अपना आजीविका को साधन या फिर अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था का जनक है वो किनको माना जाता है? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को माना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। ये नाम आपको याद रखना है। बात समझे? फिर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो क्या इसमें लिखिएगा अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। क्या बोले हम? अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य जो है वो अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रिया को करता है। बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अभी रही बात कि यहाँ पे ये जो आर्थिक क्रिया आ रहा है कि ये क्या भला नाम रखा गया है कि नहीं। तो आर्थिक क्रिया क्या है? तो इसमें हम लोग समझिए आर्थिक क्रिया को, तो वो सारा क्रिया जिससे आप अपना आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए कोई भी संसाधन का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल समझिए वह काम जिससे आपको धन का लाभ हो या ना हो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया। बात समझे? अब रही बात धन का अर्जन, हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोले? तो देखिए यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या हुआ? आर्थिक क्रिया हुआ। तो उससे आपको क्या मिल रहा होगा? धन मिल रहा होगा, मिल रहा है। लेकिन वहीं पे यदि आप मान के चलिए कोई सामान खरीद रहे हैं और आप उसका उपभोग कर रहे हैं तो आप अपना आवश्यकता का पूर्ति तो कर रहे हैं, तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत तो आएगा। लेकिन जब आप कोई वस्तु का खरीद करके आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो क्या उससे आपको आय मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा गया कि इससे आय का अर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? वैसे इसको और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे इसी लेसन में आगे हम लोगों को पढ़ना है। अभी फ़िलहाल आपको जो समझना है वो समझना है अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मानव अपनी आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रिया को करता है। समझ में आया? कैसे बोलेंगे हम लोग? तो अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य या मानव अपनी आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रिया को करता है। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लॉन्ग में ही पूछता है ये कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे अर्थव्यवस्था में? तो सबसे पहले लिखिएगा अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करता है। समझ में आया? अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो जाएगा समाजवादी और तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझ में आया? तो इसमें यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब रहा बात जिन जिन बच्चे का इकोनॉमिक्स है या जिन बच्चे का इकोनॉमिक्स नहीं भी है, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी
आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम देगा, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात, जिसका इकोनॉमिक्स है वो आज गांठ बांध करके रख लीजिए कि यदि एक चैप्टर ख़त्म होता है तो उस चैप्टर को घर जा कर के आपको कम से कम 4 बार पढ़ना है, ये पहला काम। दूसरा काम, कम से कम उस चैप्टर को आप पूरा जितना टॉपिक यहाँ बताया जा रहा है वो सब आपको घर जा कर के कम से कम 3 बार लिखना है, तब आपको लास्ट में इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतना दिक्कत होगा आपको लास्ट टाइम में जिसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला याद है वो वाला भूल गए। इसलिए हम बोल रहे हैं जिनका जिनका है वो शुरू से इकोनॉमिक्स को ध्यान दीजिए, नहीं तो लास्ट में आप डैश 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 का मौत मरिएगा। जो स्पष्ट बात है हम बोल दिए, क्योंकि हिस्ट्री में आप लोग को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सोशलॉजी में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पॉलिटिकल में उतना दिक्कत नहीं होगा, ज्योग्राफी में भी उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स सबका पप्पा जी हुआ। इसलिए हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो भी हैं वो शुरू से लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा और एक एक चैप्टर को आपको घर में कम से कम 3 बार लिखना होगा। और न तो फिर लास्ट में फिर दिक्कत है। तो अर्थव्यवस्था आप लोग को समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अर्थव्यवस्था में किसी को कोई कष्ट? चलिए फटाफट इसको लिखिए। लगभग 25 से 30 लिखिए। पहले लिख लीजिए अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं, किधरों जनक लिख करके डैश दे करके लिख लीजिए एडम स्मिथ। अब अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन लिखिए। अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, सबको लिखना है। अर्थव्यवस्था उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। उसको बताएंगे। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत आय का अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग अपने बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्र के बारे में अध्ययन करते हैं। मोटा मोटी आप इतना समझिए फिलहाल। चलिए पहला हेडिंग दीजिए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें पहला लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डैश दे करके लिखिए। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख करके डैश दिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो सिंपल समझिए, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति का साधन, अब उत्पत्ति का साधन कुछ भी हो सकता है, जिससे उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पत्ति का साधन। पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये तो सबको पता होता है, 10th में आप लोग पढ़े। लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाता है, विशेषता, कि पूछ देगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है। अब पूछता ही है, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी का विशेषताओं को भी लिखें। ये आपका इंटर का क्वेश्चन। और अगर 10th का रहेगा तो पूछ देगा कि पूंजी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। बस इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंटर में इससे आगे बढ़ता है और विशेषता पूछ देता है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो वैसा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति का साधन पर किसका? निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। बात समझे? देखा यहाँ तक में। अब इसका विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता तो इसी से निकल करके आ रहा है, निजी स्वामित्व। मतलब जितना उत्पत्ति का साधन है उस पर किसका अधिकार होगा? तो निजी व्यक्ति का होगा। दूसरा, अब जैसे निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो वहाँ पे प्रतियोगिता भी तो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता। अब निजी व्यक्ति का जब अधिकार है तो उसमें सरकार का कुछ काम होगा? नहीं। तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। चौथा हम लिखेंगे इसमें आर्थिक स्वतंत्रता। इसको एक एक करके हम बताएंगे अभी। और अगला आप लिख सकते हैं कीमत प्रणाली या कीमत संयंत्र। अब इसको एक एक करके आप समझिएगा। क्वेश्चन आएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को लिखे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखिएगा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो जाएगा। कहाँ कहाँ है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो जितना आप विकसित देश देखिएगा सब पे ज़्यादातर 80% पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। अगर कोई भी देश विकसित, से अमेरिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे सरकार उतना ज़्यादा उत्पत्ति के साधन पर उसका कंट्रोल नहीं है, सब निजी व्यक्ति का कंट्रोल है। आप सिंगापुर ले लीजिए, यहाँ पे जो है वो केवल और केवल क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बात समझे? क्या क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता आपको बोलना है निजी स्वामित्व। इसमें डैश दे करके लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वो अपना संपत्ति को किसी को भी हस्तांतरण कर सकता है। बात समझे? यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? निजी संपत्ति या निजी स्वामित्व में बोलिएगा, निजी संपत्ति भी आप लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति का साधन पर किसका अधिकार होगा? निजी व्यक्ति का अधिकार। अब जब निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो क्या वो उसके पास जो संपत्ति होगा वो अपने मन से उसको ट्रांसफ़र कर सकता है ना? वो अपने जिसको देना है वो उसको दे सकता है। ये पहला विशेषता हुआ इसका। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता। तो चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का तो हस्तक्षेप है नहीं, इसलिए यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, सब आगे निकलने का होड़ में रहता है। तीसरा, सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होना। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा अधिकार किसके पास होता है? निजी व्यक्ति के पास होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता होता है, वो कुछ भी कार्य कर सकता है, बस इलीगल नहीं होना चाहिए। वो अपने धंधा को यानी कि व्यापार को प्रोग्रेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, इसमें उसको आर्थिक स्वतंत्रता होता है। अगला, कीमत संयंत्र। अब मेन यही है कीमत संयंत्र, इसी को आपको समझना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का कीमत निर्धारण होता है वो कीमत संयंत्र के द्वारा होता है। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता है कि समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस कीमत से, इसमें केवल और केवल निजी लाभ को देखा जाता है कि हमको लाभ हो रहा है कि नहीं, इसमें केवल और केवल निजी लाभ को देखा जाता है। ये बात याद रहे। बात समझ में आया? आप इस प्रकार से उदाहरण लीजिए, एक है प्राइवेट स्कूल, एक है सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल में आप अक्सर देखिएगा फ़ी ज़्यादा रहता है, सरकारी स्कूल में फ़ी तो रहता ही नहीं है। तो सरकारी स्कूल पे किसका कंट्रोल है? सरकार का। प्राइवेट स्कूल पे किसका कंट्रोल है? निजी व्यक्ति का है। तो निजी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता है कि नहीं? वो अपना कुछ भी कर सकता है उसमें। क्या निजी व्यक्ति अपना लाभ के लिए न कीमत को बैठा रहा है? वो चाहे कम भी तो कर सकता है, लेकिन उसको लॉस लग जाएगा, लेकिन इसलिए वो कीमत क्या करता है? ज़्यादा करता है, ताकि उसको क्या मिले? लाभ मिले। और सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप रहता है क्या? नहीं रहता है। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता। हो सकता है आप स्कूल खोले हैं, आपका दोस्त फिर से एगो स्कूल खोल ले, फिर आपका दोस्त एगो और स्कूल खोल ले, तो प्रतियोगिता है कि नहीं? उसके बाद निजी स्वामित्व, निजी संपत्ति। तो वो अपना स्कूल अपना बेटा को दे सकता है कि नहीं संपत्ति के तौर पे? अब उसका बेटा अपना बेटा को दे सकता है कि नहीं? संपत्ति के तौर पे दे सकता है, किसी को भी वो दे सकता है, उसका इच्छा है। बात समझ में आया? तो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का विशेषता सबको समझ में आया। अब एगो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर केवल पूंजीवादी आपको समझ में आ गया तो समाजवादी और मिश्रित तीनों आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है यहाँ तक में? तो कैसे इसको आप बोलिएगा? तो सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था का प्रकार में लिखिएगा। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं,
पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें लिखिएगा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है या निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सिंगापुर, उसके बाद अमेरिका, यहाँ पे कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब चीन भी धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या विशेषता बोलिएगा? तो पहला निजी संपत्ति या स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति का स्वामित्व होता है, मतलब उसको अपना संपत्ति रखने का अधिकार होता है। वो अपना संपत्ति को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता। तो इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रतियोगिता होता है। तीसरा सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होना। चौथा हम क्या लिखेंगे? आर्थिक स्वतंत्रता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होता है। और लास्ट आपको बोलना है कीमत संयंत्र। तो कीमत संयंत्र में लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का कीमत होता है वो कीमत संयंत्र के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्तिगत लाभ को ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अब अगला है आपका समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपको पता है कि उत्पत्ति के साधन पे किसके अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये वाला जो अर्थव्यवस्था है वो आपका वियतनाम हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया। उत्तर कोरिया समझ गए ना? क्या सौरभ, समझे कि ना? उत्तर कोरिया, तीन पुस्त, रूस हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी कौन सा है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब उत्पत्ति के साधन पे किसका अधिकार है? सरकार का। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब विशेषता में हम क्या लिखेंगे? अब इसमें बोल रहा है निजी स्वामित्व, तो इसमें निजी स्वामित्व होगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक संपत्ति या स्वामित्व। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता का अभाव। इसमें प्रतियोगिता होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि सारा का सारा अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें है, इसमें होगा क्या? नहीं होगा। इसमें सारा का सारा पावर किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। इसमें कीमत संयंत्र में क्या देखा जाता है? निजी लाभ, लेकिन इसमें क्या देखा जाएगा? समाज का लाभ। इसमें देखा जाएगा सामाजिक लाभ। आया समझ में? इसी से देखिए पांचों निकल गया ना। कैसे इसको बोलेंगे, ध्यान से समझिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको बोलना है अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर वहाँ के सरकार का स्वामित्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे वियतनाम, उत्तरी कोरिया, रूस इत्यादि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था ही है। क्या क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता बोलना है आपको सामाजिक संपत्ति या सामाजिक स्वामित्व। तो इसमें लिखना है डैश दे करके, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर वहाँ के सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, सरकार उसका प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए करता है। दूसरा प्रतियोगिता का अभाव होना, चूंकि इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पे किसका अधिकार होता है? सरकार का, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं पाया जाता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे भारत में रेलवे सरकारी है, क्या रेलवे में कंपटीशन चलता है क्या? नहीं चलता है, क्योंकि रेलवे किसका है? सरकार का है, इकलौता है वो सरकारी है। अगर वहीं पे अगर वो किसी प्राइवेट आदमी का रहता तो बार बार ऑफर देता कि फलना ऑफर, 1 महीना में 10 दिन सफ़र करिए, 10 दिन फ्री, ऑफर मिलता है कि नहीं? लेकिन है किसका? वो सरकार का। कुछ ऑफर तो मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसमें कोई प्रतियोगिता है? कोई प्रतियोगिता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? सरकारी स्कूल में कोई प्रतियोगिता है? बच्चा आए न आए कोई दिक्कत नहीं, 2 ठो बच्चा आएगा, ऐसे करेगा, मास्टर सोया रहेगा। प्राइवेट में लेकिन बच्चा अगर कम हो जाता है तो प्रचार उर्चार ज़्यादा हो जाता है स्कूल का। लेकिन सरकारी में ऐसा कुछ है क्या? बच्चा जितना आए काम चले, कम आए बेसी आए उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तीसरा बोलना है कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं, लेकिन इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा। अगला बोल रहा है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है, तो इसमें क्या लिखिएगा? इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। चौथा, इसमें जो कीमत का निर्धारण किया जाता है वो सरकार अपने अनुभव के आधार पर करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? सामाजिक लाभ हो, समाज को लाभ पहुँचे, निजी लाभ नहीं पहुँचे, समाज को लाभ पहुँचे। समाज मतलब सारे लोगों को लाभ पहुँचे। आया समझ में यहाँ तक में? अब बचाएगा कौन? मिश्रित। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित।
क्या आपको लगता है भारत का अर्थव्यवस्था बदलते जा रहा है धीरे धीरे? किसको किसको लग रहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ रहा है? हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। आज जब आप बुढ़ौती में चाय पीजिएगा गार्डन में बैठ करके, तब आप अपना बाल बच्चा को पढ़ाइएगा हमारे समय में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी क्या हो गया? पूंजीवादी। और आपके अभी हम लोग का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित। लेकिन ये धीरे धीरे अब बदल जाएगा किसमें? पूंजीवादी। बदलना वाजिब बात है। देखिए अब धीरे धीरे सरकार सब चीज़ को क्या कर रही है? प्राइवेट कर रही है। प्राइवेट कर रही है तो उसका प्रोग्रेस भी हो रहा है। बैंक, आप सरकारी बैंक चल जाइए, आप प्राइवेट बैंक चल जाइए, आपको ज़्यादा सम्मान कहाँ मिलेगा? प्राइवेट में। प्राइवेट में आप एक काउंटर पे जाइए, वहीं पे आपका काम हो जाएगा। सरकारी में आपको 10 काउंटर न दौड़ाए तो बैंक काम का नहीं। सरकारी में जब आप जाइएगा 100 में से हमको लगता है कि 80 बैंक में यही होता है, जब जाइए लिंक फेल। अब पता नहीं लिंक फेल रहता है कि वो बैठ के गेम खेल रहा होता है, वो भगवान जाने। इलाहाबाद बैंक का सबसे स्थिति खराब है। हम जब भी इलाहाबाद बैंक जाते हैं, अलीगंज में जो है, अंजलीगंज में ना कि अलीगंज, अंजनीगंज नहीं, वो बोलता है अंजनीगंज, वो बुरा मान जाएगा। वहाँ पे लिंक ही फैल जाता है हमेशा, जिसका होगा वो पता होगा उसको। हाँ, मेन बात वही है, उस समय बैंक के पास पैसा नहीं रहता है। हाँ, ये रियल बात है, रियल बात यही है, इसलिए वो लिंक फेल कर देता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अभी भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। लेकिन अब ये धीरे धीरे किस में बदल रहा है? पूंजीवादी। और जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं बदलेगा तब तक विकसित नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है विकसित होना। आप खुद तुलना लगाइए, एक अगर कोई सरकारी आदमी है तो उसका सैलरी के पीछे कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होता है। अगर ग्रुप डी का भी कोई बंदा है, एक सरकारी बंदा, उसके पीछे भी सरकार का कम से कम 50 हज़ार रुपये खर्चा होता है। 50,000, आप सोच सकते हैं। अगर कोई बड़ा अधिकारी है, उसको लाख रुपया तो सैलरी मिल ही रहा है, ऊपर से उसको 60-70 हज़ार किराया वाला मकान मिल रहा है, 6-7 गो उसको नौकर मिल रहा है, उसका भी लाख रुपया किराया संबंधित सरकार दे रहा है, गाड़ी मिल रहा है, तेल मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है, फलना मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है। तो सबसे बेहुदा बात यही है, जब उसको लाख रुपया मिल ही रहा है सैलरी, तो ये सब देने का क्या ज़रूरत है कि नहीं? तो ये सब सरकार का क्या होता है? पैसा खर्चा होता है। अब जब पैसा खर्चा होगा तो सरकार उसको विकसित में लगा पाएगा क्या? विकास में नहीं लगा पाएगा। लेकिन वहीं पे पूंजीवादी में क्या होता है? ये सब का झंझटे नहीं है, कोई सरकारी तरकारी नहीं, सब अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना सब इनकम कर रहा है और अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। इसलिए वहाँ का देश का पैसा बचता है और वो देश का पैसा लग जाता है विकास में और वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। बात समझ में आया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या बोलिएगा? तो अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर निजी एवं सामाजिक, सामाजिक मतलब सरकार, दोनों का स्वामित्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ कहाँ है ये? तो इसका उदाहरण आप भारत में ले सकते हैं, श्रीलंका में ले सकते हैं, पाकिस्तान में ले सकते हैं, फिर आप अगल बगल का देश ले लीजिए, भूटान में ले सकते हैं, नेपाल में ले सकते हैं। यहाँ पे कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात समझ में? बंगाल देश है, बांग्लादेश देश है, बंगाल तो भारत का है, पश्चिम बंगाल। अब इसका विशेषता क्या होगा? चलिए, इसमें बोल रहा है निजी स्वामित्व, तो इसमें बोल रहा है सामाजिक स्वामित्व, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों निजी सामाजिक, सा मतलब साथ में, सामाजिक स्वामित्व। दूसरा बताइए, इसमें प्रतियोगिता नहीं है, इसमें प्रतियोगिता है। इसमें प्रतियोगिता होगा क्या? होगा, लेकिन सीमित होगा। ऑब्जेक्टिव इसी से पूछेगा, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से सीमित प्रतियोगिता किस अर्थव्यवस्था में होता है, तो आपको टिक करना है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इकोनॉमिक्स में बीचे से निकाल करके पूछता है। अब देखिए, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, इसमें है। इसमें होगा क्या? थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सीमित हस्तक्षेप तो होगा, थोड़ा सा होगा। फिर देखिए, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता थोड़ा सा होगा, हल्का सा दिया, हाँ थोड़ा थोड़ा सब चीज़। फिर देखिए, इसमें कीमत संयंत्र द्वारा निजी लाभ को देखा जाता है, इसमें सामाजिक लाभ को देखा जाता है, इसमें दोनों को देखा जाएगा। कीमत प्रणाली में आप लिख सकते हैं डैश दे करके कि इसमें किसको देखेगा? दोनों को देखेगा, निजी लाभ को भी देखेगा और सामाजिक लाभ को भी देखेगा। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लीजिए, भारत में रेलवे क्या है? सरकारी है, लेकिन एयरपोर्ट क्या है? प्राइवेट। जितना एयरपोर्ट आप देखते हैं सब क्या है? प्राइवेट है। तो आप एयरपोर्ट जाइए और आप रेलवे जाइए,
आपको अंतर पता चल जाएगा कि पूंजीवादी और मिश्रित में क्या अंतर है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आप एयरपोर्ट का फैसिलिटी देख लीजिए और आप आकर के रेलवे का फैसिलिटी देख लीजिए, आपको हाँ, लेकिन महंगा कौन है? रेलवे महंगा है। रेलवे महंगा बोलते हैं, एयरपोर्ट महंगा है। रेलवे इतना सस्ता है, आपको 200-250 किलोमीटर कौन पहुंचाता है 80 रुपया में, 100 रुपया में? जो फ्री में सफ़र करता है वो तो देशद्रोही है। अगर इतना सस्ता वो ले रहा है टिकट का, फिर भी अगर वो बच्चा फ्री में सफ़र कर रहा है तो वो तो उसको देशद्रोही हम मानते हैं। रियल बात है ये। कितना सस्ता है टिकट, 10 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट है। 10 किलोमीटर जाते हैं आप, 10 रुपया ले रहा है वो आपसे। 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 रुपया 15 रुपया ले रहा है पैसेंजर में, और आप उसमें भी टिकट नहीं कटाइएगा तो कैसे होगा? खुटाहा से जो ट्रेन आता है भागलपुर में, बांका इंटरसिटी, रेलवे बोलता है कि हमको डीजल का भी पैसा नहीं पड़ता है इधर। इधर का आदमी सब कटाएगा कभी? आपको लगता है? कोई नहीं कटाता है। गजब हाल है। प्राइवेट हो जाएगा तब तो फिर प्राइवेट वाला अपना, जैसे आप मेट्रो में चल जाइए, मजा ले, आप बिना टिकट के घुस जाइएगा। दिल्ली मेट्रो, कहीं का भी मेट्रो, लगभग मेट्रो क्या है, प्राइवेट के हाथ में ही उसका संचालन होता है, पक्का टाइम पे आता है वो, और आप मजा ले, आप बिना टिकट का घुस जाइएगा उसमें। रेलवे में भी आप स्लीपर में, एसी में आप बिना टिकट का घुस जाइएगा, नहीं घुस पाइएगा। पैसेंजर में बोलो आप बिना टिकट का सफ़र कर सकते हैं, और जनरल में, दो चीज़ में बस। ग्रेजुएशन, रिजर्वेशन का ग्रेजुएशन बोल रहा है। अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, इसको ध्यान से समझिए। इसी टॉपिक से कितना सारा ऑब्जेक्टिव निकला है, चलिए आप लोग बताइएगा। अर्थव्यवस्था का कितना प्रकार? 3 प्रकार। वह कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत का निर्धारण कीमत संयंत्र के द्वारा किया जाता है? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को हम लोग निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बात समझ में आया? पूछेगा वह कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत को निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार अपने अनुभव के द्वारा करता है। समझ को पूछेगा कि वह कौन सा अर्थव्यवस्था का प्रकार है जिसमें कीमत का निर्धारण या कीमत प्रणाली का निर्धारण में निजी लाभ और सामाजिक लाभ दोनों को देखा जाता है। क्या होता है मिश्रित होकर? बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप इसको घर में जा कर के एक बार तो फेयर करिएगा, और दूसरा इसको 3 बार आप पढ़िएगा, और कम से कम 3 बार आपको कॉपी में लिखना है, कम से कम कॉपी में बिना देखे लिखना है, पढ़ के, तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। और नहीं तो इतना दिक्कत होगा कि एग्ज़ाम में बैठ के कानिएगा, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में याद आएगा कि काश वीडियो देख लेते। चलिए लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डैश दे करके लिखिए, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार, हाँ, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर, हाँ, जिसमें उत्पत्ति के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उत्पत्ति के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सिंगापुर जैसे देशों में सिंगापुर
सिंगापुर जैसे देशों में पूंजीवादी, हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए विशेषता लिख करके डैश दीजिए, विशेषता लिख करके डैश दीजिए और इसमें पहला लिखिए, पहला लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में साधनों पर, साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। वह व्यक्ति, वह व्यक्ति, हाँ, वह व्यक्ति अपने संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है, वह व्यक्ति अपने संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। निजी स्वामित्व होता है, वह व्यक्ति अपने संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। हो गया। दूसरा लिखिए इसमें, इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तीसरा लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला लिखिए, व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। अगला लिखिए, व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। हो गया। अगला लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण कीमत संयंत्र के द्वारा किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कीमत संयंत्र के द्वारा किया जाता है, कीमत संयंत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें निजी लाभ को सर्वोपरि रखा जाता है, इसमें निजी लाभ को सर्वोपरि रखा जाता है, इसमें निजी लाभ को सर्वोपरि रखा जाता है। चलिए अब अगला लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में डैश दे करके लिखिए, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधन पर, जिसमें उत्पत्ति के साधन पर, उत्पत्ति के साधन पर, जिसमें उत्पत्ति के साधन पर सरकार का स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व अर्थात, सरकार का स्वामित्व अर्थात समाज का स्वामित्व होता है, अर्थात समाज का स्वामित्व होता है, अर्थात समाज का स्वामित्व होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे
समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वियतनाम, रूस, हाँ, वियतनाम, रूस, क्यूबा, आधा को यो में दुर्गहुकार बो में आकार, क्यूबा एवं उत्तरी कोरिया जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एवं उत्तरी कोरिया जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एवं उत्तरी कोरिया जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विशेषता लिख करके डैश दीजिए। उत्तरी कोरिया जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विशेषता लिख करके डैश दीजिए। विशेषता लिख करके डैश दीजिए और इसमें पहला लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अगला लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरह इसमें प्रतियोगिता का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरह इसमें प्रतियोगिता नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरह इसमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होती है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में उसी में लिखना है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव होता है। तथा इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव होता है। अगला लिखिए, सरकारी हस्तक्षेप। अगला लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होता है। फिर अगला लिखिए, हाँ, अगला लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरह इसमें व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है। व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है। व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है। अगला लिखिए, इसमें कीमत का निर्धारण का उद्देश्य सामाजिक लाभ होता है। इसमें कीमत का निर्धारण का उद्देश्य सामाजिक लाभ होता है। निर्धारित, इसमें कीमत को मैं दुर्घईकार होता है। इसमें कीमत का निर्धारण का उद्देश्य सामाजिक लाभ होता है। अगला लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में डैश दे करके लिखिए, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार
अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं सामाजिक दोनों का स्वामित्व होता है। निजी एवं सामाजिक मतलब सरकार, दोनों का स्वामित्व होता है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो गया। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विशेषता लिख करके डैश दीजिए। पहला लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में निजी सामाजिक स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी सामाजिक स्वामित्व होता है। स मतलब साथ, निजी के साथ साथ सामाजिक स्वामित्व होता है। अगला, इस अर्थव्यवस्था में सीमित प्रतियोगिता होती है। हाँ। अगला, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, किंतु व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। हो गया। अगला लिखिए, इसमें कीमत निर्धारण निजी एवं सामाजिक दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें कीमत निर्धारण निजी एवं स्वामित्व दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निजी एवं सामाजिक दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब निजी लाभ को भी ध्यान में रखता है और सामाजिक लाभ को भी ध्यान में रखता है, किया जाता है।